सभी को मैरी क्रिसमस और आने वाले नए साल की भी ढेरों शुभकामनाएं। तो आज वैसे तो दुनिया में जब नया साल आ जाता है तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हम यहाँ पर सोचते हैं कि पहले से कुछ समझ लें, कुछ प्रेरणाएं ले लें ताकि नए साल का आह्वान अच्छे से करें, क्योंकि नया साल तो वैसा ही होगा जैसे हम होंगे। तो कुछ अपने में परिवर्तन पहले से ले आए ताकि जब नया साल आए तो उस परिवर्तन को अगले पूरे साल कायम रखें। ये थॉट या ये प्रतिज्ञा करते हुए हम नया साल मनाएं, क्योंकि दुनिया में तो कह देते हैं प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं और फिर वो 2-3 दिन में ढीला हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अभी से बातों को समझेंगे, 6-7 दिन अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर अगले पूरे साल उन बातों पर अटेंशन देकर उसका स्वरूप बनेंगे। तो आज जिस विषय पर समझेंगे वो है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। लेकिन हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जब कहते हैं तो लाइफ है ना, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इज़ लाइफ। तो हम जीवन के बारे में समझेंगे। और सबसे पहली चीज़ है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं है कि अब हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ कैसे कमाएंगे, वेल्थ नहीं है तो हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे है ना। या हैप्पीनेस तो हेल्थ, वेल्थ दोनों पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कोई एक चीज़ नहीं है, कहाँ से शुरू करें वो भी नहीं पता। लेकिन सबसे पहले हेल्थ से शुरू करते हैं। जब हम हेल्थ कहते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर तो सोचते हैं कि डिज़ीज़ नहीं है तो हेल्दी है, लेकिन WHO की डेफिनेशन के हिसाब से भी कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, उसको कहेंगे कि ये हेल्थ है। अब ये जो 3 आयाम हेल्थ के भी अगर लें तो फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ कनेक्टेड है ना, क्योंकि माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है और बॉडी की स्टेट ऑफ वेलबीइंग माइंड को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि हम बहुत अटैच्ड हैं अपने शरीर से। तो जब शरीर बीमार होता है तो ज़रूर है कि मन पर भी असर आता है। किसी को कहे कि शरीर बीमार है पर खुश रहो तो कहेगा हाँ रहना तो चाहते हैं पर मुश्किल है, क्योंकि माइंड और मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ कनेक्ट हो जाती है। आप देखो, एक बार मैं एक बुज़ुर्ग कपल से मिली तो बहुत परेशान थे। तो उनको पूछा कि क्या हुआ, तो कहते 5-6 वर्ष पहले दोनों को कैंसर हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा, तो अभी क्या है आपके स्टेटस, क्या है अभी डिज़ीज़ का। तो कहते वो तो दीदी 2 साल पहले बिल्कुल ठीक हो गया, सब इलाज हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा फिर आप खुश क्यों नहीं लग रहे हैं। तो कहते वो जो 4 साल कैंसर रहा, वो जो सारा प्रोसेस रहा, उसमें हम दोनों को डिप्रेशन हो गया। अब फिज़िकल हेल्थ का तो फिर भी इलाज है, तो और कहते पैसा आदि था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसका तो इलाज हो गया, पर ये डिप्रेशन अब जाता नहीं है।
तो क्या होता कि माइंड को भी अगर जो डिज़ीज़ की फीलिंग से फ्री ना रखें तो वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो जब हम हेल्थ की डेफिनेशन को इस तरह से देखते हैं कि फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग, तो सबसे पहले फ़िज़िकल हेल्थ को लेते हैं। अब फिज़िकल हेल्थ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जितना इसके बारे में सोचती हूँ तो घूम फिर के समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें क्योंकि आप देखो, जन्म से भी शरीर में बीमारियाँ होती हैं। आज ऐसा भी होता है कि बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म से शरीर में बीमारियाँ हैं। तो जन्म से बीमारियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि शरीर, अब हम पुनर्जन्म को हम माने या ना माने, पुनर्जन्म है क्योंकि जब हम शुरू कर रहे हैं अपने इस जन्म की यात्रा, तो ज़ीरो से शुरू तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लेकर आ रहे हैं, है ना। या तो स्वास्थ्य लेकर आ रहे हैं, बीमारी लेकर आ रहे हैं, बुद्धि लेकर आ रहे हैं, कमज़ोरी लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम पीछे से लेकर आ रहे हैं। वरना सब एक जैसा शुरू करते ना, सबके जब बर्थ होती तो सबके एक सर्कमस्टांसेस होते, एक स्टेट ऑफ हेल्थ होता, एक स्टेट ऑफ रिलेशनशिप्स होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम पीछे से अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब जब एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है तो वो अपना जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, वो अपने साथ लेकर आती है। और वो जो सटल बॉडी है वो हमारे इस जन्म के हेल्थ को डिटरमिन करती है। उस सटल बॉडी का जो स्टेट होता है वो हमारे, जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमारी जो फिज़िकल स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। तो आज हम सबसे पहले उस सटल बॉडी के बारे में समझेंगे, क्योंकि यात्रा सिर्फ इतनी नहीं है कि अभी शरीर स्वस्थ हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, पर आगे भी है। जैसे आप देखो कि अगर आप ब्रह्मा कुमारीज़ के लेक्चर्स पहले सुनते रहे हैं तो कई बार ये अंडरस्टैंडिंग मनुष्य को मिलती है कि मान लीजिए आज एक संबंध में प्रॉब्लम है, पर प्रश्न ये है कि क्या आपको ये संबंध अगले जन्म में भी अपने साथ लेके जाना है? तो ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, अगर अभी ठीक नहीं किया तो ये आगे भी चलता है। तो हेल्थ भी इसी तरह की एक चीज़ है कि ऐसा नहीं बस अभी हम स्वस्थ हो जाएं, अभी ऐसे हो जाएं, क्योंकि कई बार मनुष्य का ये भी आइडिया होता है कि अगर हम ये सारा कुछ करें तो क्या हम डिजीज़ फ्री हो जाएंगे, है ना। तो कहें कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर कहता है फिर तो हम खाए पिए जितना, है ना, 10 साल बाद मरते आज मर जाएं। लेकिन बात सिर्फ वहाँ तक नहीं है कि अभी ही डिजीज़ फ्री होना है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर की बात है, ये सूक्ष्म शरीर हम आगे भी लेकर जाएंगे। तो अगर इस जन्म में भी हम पूरे जन्म भी एफर्ट करें तो भी ऐसा नहीं है कि वो अगर मैनिफेस्ट नहीं होता एक डिजीज़ फ्री बॉडी में तो वो एफर्ट वेस्ट गया, वो आगे भी जाता है। तो पहले इन गहराइयों को समझकर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है, सटल बॉडी किससे बनती है? तो सटल बॉडी बनती है कर्मा और वाइब्रेशन। जो हमारे सटल बॉडी का निर्माण होता है वो कर्म और वाइब्रेशन के आधार से होता है। अब आप देखो कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो आजकल तो हेल्थ का मतलब हो गया है कि हेल्दी अपीयरेंस, है ना, कि आप फिट दिखें। और उसके लिए हम सोचते हैं कि, है ना, हमें पता है कि 3 चीज़ें हैं शरीर में, फूड,
एक्सरसाइज और स्लीप, जो 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं फिज़िकल हेल्थ को। तो भोजन है, एक्सरसाइज है और स्लीप है। अब आज दुनिया में बहुत रिसर्च होती है, क्योंकि देखो पहले हम जब भोजन की बात करते थे तो हम सोचते थे फूड क्या है, टेस्टी हो और हाइजीन के साथ बनाया जाए। हम 2 ही बातें पहले समझते थे कि फूड इज़ साफ सुथरा हो और खाने में अच्छा लगे। पहले और कुछ इतनी समझ नहीं थी। आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले अगर लें तो इतना आज जैसे हम कहते हैं इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये मिनरल है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो हाँ, ये कह देते थे इसकी तासीर गर्म है, इसकी ठंडी है, इसको सर्दी में खाओ, इसको गर्मी में खाओ, कुछ मोटा मोटा ज्ञान रहता था, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इतने अच्छे अच्छे ऐप्स बने हुए हैं कि आप फूड की फ़ोटो खींच के डाल दो तो वो आपको पूरा बता देते हैं कि इसमें आपने क्या क्या खाया। तो हमें उसकी अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो नो हाउ भी डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई और मनुष्य काफ़ी आज अवेयर भी हो गया है। लेकिन क्या भोजन सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स यही है या भोजन कुछ और है? अब आप देखो, हम भारतीय सभ्यता में देवी अन्नपूर्णा कहते हैं, है ना? तो हम भोजन को एक देवी की तरह देखते हैं। देवी मीन्स समबडी हु इज लिविंग, चैतन्य, है ना? तो फूड इज अ लिविंग एनर्जी। फूड सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक निर्जीव कंपोनेंट में डिवाइड हमने कर दिया और वो फूड है, बट फूड इज़ लिविंग एनर्जी। इसीलिए एक देवी का दर्जा फूड को दिया गया। आप देखो पानी को भी, है ना, देवता, देवी, इस प्रकार से हम, है ना, गंगा को देवी के रूप में या जल को देवता के रूप में इस प्रकार से हम दिखाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में वाइब्रेशन होती है वो है प्रकृति का हिस्सा, पर उसमें वाइब्रेशन है। तो उस वाइब्रेशन को समझाने के लिए ऐसे देवी देवताओं का स्वरूप दिया गया था। लेकिन आज हम उस चैतन्यता को या उस वाइब्रेशनल एनर्जी को नहीं समझते और हम समझते हैं कि अच्छा ये यही है बस, है ना। वो भी अभी रिसेंटली इतनी जो जानकारी मिलने लगी। तो जब हम भोजन खाते हैं तो हमें ये समझना होगा कि जो हम खाते हैं वो एक वाइब्रेशन भी है और वो वाइब्रेशन हमारी ऑरिक फील्ड को, हमारी सटल बॉडी को, हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाती या बिगाड़ती। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बहन आती थी सेंटर पर, तो उसको बहुत पुराना आर्थराइटिस था। तो जब वो सेंटर पर आती तो मुझे कहती कि मैं हर ट्रीटमेंट करा रही हूँ और मोस्टली जो ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ वो 100% इफ़ेक्टिव कहा जाता है, तो उसमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हो रहा ट्रीटमेंट का। मैं दवाइयाँ लेती हूँ, मैं ट्रीटमेंट में मैंने चेंज करा कर भी ट्रीटमेंट करा ली, पर मुझे उसका कोई असर नहीं होता। तो मैंने उसको कहा कि आपका आर्थराइटिस किसी और चीज़ से रिलेटेड तो नहीं है? तो मुझे कहती, अब वो मुझे तो नहीं पता, आप अगर बताएंगे तो शायद हम सोचेंगे। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके दिल में कोई ऐसी बातें हैं जो आप पकड़ कर बैठे हैं, कोई दुख है, कोई ऐसी पीड़ाएं हैं? तो मुझे कहती कि मेरे तो जीवन में दुख ही दुख है ना। तो क्योंकि मेरे फादर ने हमें छोड़ दिया जब हम बहुत छोटे थे और मेरी मदर सुबह से लेकर शाम तक गायब रहती थी।
अब मुझे बहुत कंप्लेंट थी, फादर से ज़्यादा मदर से थी, क्योंकि वो रह के भी एब्सेंट रहती थी। तो मैंने कहा एब्सेंट कहाँ रहती थी? तो कहती पता नहीं, जॉब वॉब में जाती थी ऐसे। तो फिर उसको थोड़ी देर समझाया कि जब फादर नहीं थे तो मदर को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना, पैसा कहाँ से आएगा, तो आपकी परवरिश करने के लिए उन्होंने जॉब वगैरह की। तो बहुत समझाने के बाद आप विचार करो, शी वॉज 40 ईयर्स के लगभग एज होगी, बट उसको अभी तक ये बात ओकर नहीं की कि मेरी मदर मेरी दुश्मन नहीं है। वो इतना जो बचपन से उसने होल्ड किया था, तो उसने एक स्टोरी अंदर बनाई हुई है कि मेरी मदर ने मुझे नेग्लेक्ट किया। लेकिन मदर नेग्लेक्ट नहीं कर रही थी, मदर तो प्रोवाइड कर रही थी, पर इतनी छोटी सी बात भी समझानी पड़ी। और जब समझ आई तो फिर मैंने उनको कहा कि अब आप मदर के साथ जो अंदर जो आपका संबंध है, जो मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि मदर ने शरीर छोड़ दिया था, तो मदर के बारे में जो आपकी मेमोरीज़ हैं उसको आप चेंज करो। तो कहती तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को चेंज कर दूं, क्योंकि वो तो मेरी लाइफ है ना, मैं हज़ारों को वो लाइफ बता चुकी हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरे चैलेंजेस रहे। आप कह रहे हैं अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी को चेंज कर दो। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप एक रॉन्ग स्टोरी पकड़ कर बैठे। तो फिर वो धीरे धीरे, बट शी कोऑपरेटेड, और उनका आर्थराइटिस, उसके बाद मेडिसिन उन्होंने ली, लेकिन वो मेडिसिन रिस्पॉन्ड करने लगी। पहले वही मेडिसिन वो ले रही थी, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। अभी ऐसा नहीं कि कोई थॉट से ही चेंज हो गया, पर थॉट से वो जो अलाइनमेंट है वो इतना अच्छा हुआ कि वो मेडिसिन रिस्पॉन्ड करने लगी और वो आर्थराइटिस में उसको बहुत रिलीफ मिली। तो ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी सटल बॉडी है, वो सटल बॉडी हमारे जो थॉट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। और जब तक उस वाइब्रेशन का असर सटल बॉडी पर रहता है, तो फिज़िकल बॉडी एक सटल बॉडी का जैसे एक रिफ्लेक्शन है, तो उस फिज़िकल बॉडी में भी सुधार आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही भोजन भी जो है, जो अन्न हम खाते हैं, वो अन्न वाइब्रेशन कैरी करता है, और जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो आपकी सटल बॉडी पर प्रभाव डालता है। तो जो हम अन्न खा रहे हैं, आज आप देखो, प्रोटीन के नाम पर मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खा रहा है ना। लेकिन वो जो नॉन वेजिटेरियन हम खा रहे हैं, वो प्रोटीन तो है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या है। जब एक जानवर को मारा जाता है तो, और जब उसका जब वो जानवर मरता है तो उसके जो लास्ट थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खुशी खुशी शहीद हो रहा है वो, है ना। पेन है, फियर है, एंगर है, कितनी सारे इमोशंस, वो सब कुछ उस बॉडी में है। और अगर उसको हम कंज्यूम करें तो फिर वो हमारी सटल बॉडी पर क्या असर डालेगा। तो इसीलिए हम जो खा रहे हैं उसकी सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या है, उस पर भी हम बहुत अटेंशन दें। क्योंकि जब हम वाइब्रेशन को नहीं देखते तो हमें पता नहीं चलता वो जो सूक्ष्म शरीर पर इम्पैक्ट है, और फिर स्थूल शरीर पर आज नहीं तो कल वो इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो ये पहली चीज़। फिर आप देखो कि जो हम वैसे भी, जैसे कि आज हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं या प्लांट बेस्ड फूड भी खा रहे हैं, लेकिन जो भी दुनिया में जो भी चीज़ है आज, उसकी वाइब्रेशन कैसी है, आवाज़ की दुनिया में, या आज चारों तरफ क्या है, एंगर है, लस्ट है, ग्रीड है, तो उसी वाइब्रेशन को तो वो फूड भी एब्जॉर्ब करता है ना।
तो हम जब भोजन बनाते हैं तब हमें उस फूड की एनर्जी को चेंज करने के लिए परमात्मा की याद में साइलेंस में भोजन बनाना है। जो हम अंदर शरीर के अंदर सेवन करने वाले हैं उसकी एनर्जी को हम पहले बनाते हुए चेंज करें, है ना। वो कहीं से भी आया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, मार्केट से ही लाएंगे। अब कई कहते हैं आप लोग इतने लेक्चर देते हो तो आप अपनी खेती क्यों नहीं करते, आप अपना भोजन उगाओ। तो हम कहते हैं हाँ वो भी कर सकते हैं, पर अभी हमारा काम है ना दूसरी जगह लगा हुआ है, तो अब हम उस पर टाइम नहीं दे पाते, तो इसीलिए लाएंगे तो मार्केट से ही। लेकिन फिर हम उसकी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए जब हम उसको पकाते हैं तो उस परमात्मा की याद में जब पकाते हैं तो मैं कौन हूँ, मैं एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ ना। तो मैं परमात्मा की याद में जब भोजन बना रही हूँ तो मेरी वाइब्रेशन उस भोजन की वाइब्रेशन बनती है। तो ये विधि है फूड की वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज करने की विधि। फिर जब हम भोजन बन जाता है तो भोग लगाते हैं। भोग लगाना बहुत सिंपल है। जो भोजन बना है उसको आपने रख कर और परमात्मा की याद में उसे दृष्टि दी। ये जो आँखें हैं ना ये कैरी करती है वो दृष्टि, परमात्मा को याद किया और उसे दृष्टि दी और फिर याद में खाया परमात्मा की। तो पहले भी तो ये सिस्टम था ना, भगवान की याद में भोजन खाओ, पहले प्रेयर करो फिर खाओ। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रेयर करके नहीं, पूरे भोजन के समय परमात्मा की याद में रहें। तो जब ये करें तो फूड की वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है। तो हम क्या खा रहे हैं, उसको कैसे बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं या नहीं, सर्व कैसे कर रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन सब का हेल्थ पर असर होता है। फिर दूसरी बात है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट आता है कि एक्सरसाइज, है ना। अब आप देखो कि एक्सरसाइज जो है आजकल मनुष्य जिम में करता है, पार्क में करता है ना, इधर उधर। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं सबसे अच्छी जीवन क्या है, कर्मयोगी जीवन। हमारे घर के कामों में ही बहुत एक्सरसाइज का स्कोप है है ना। अब व्यक्ति कहता है कि एक्सरसाइज से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन क्या है, जब आप पार्क में वॉक करने जाते हैं या जिम करने जाते हैं या कोई और है ना एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पर तो सोचते हैं अच्छा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ। और जब घर का काम करते हैं तो क्या सोचते हैं, हाय मुझे ही करना पड़ता है, नौकर बना रखा है, मेरे पे ही सारा कुछ डाल दिया है, कोई कोऑपरेट नहीं करते, तो हाय तौबा करते काम करते। अब एक्सरसाइज तो वही है जो बाहर होती है या जो घर में होती है, लेकिन वो एटीट्यूड की वजह से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे तो परमात्मा हमें कहते हैं जब तुम फिजिकल जो काम है, जो है ना, चाहे हम वॉक करके जा रहे हैं ऑफिस या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या आप घर का कोई काम काज कर रहे हैं, सफाई आदि कर रहे हैं, जब वो सारा काम करते आप ये एटीट्यूड रखते हैं कि ये सेवा है ना, ये मैं अपनी स्व सेवा, ये मुझे बेटर लाइफ के लिए ये मुझे काम काज दिया गया है या ये मुझे बिज़ी रख रहा है, हेल्दी बना रहा है। जब इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो वो एक्सरसाइज भी आपको हेल्दी बनाएगी। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ कि एक एटीट्यूड शिफ्ट से कितना फ़र्क पड़ता है। एक बार एक होटल में एक सर्वे हुआ तो उन्होंने जो हाउस कीपिंग स्टाफ था उनको एक एक करके पूछा कि आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, आपको टाइम मिलता है? तो कहते नहीं, कहाँ, हमें तो इतने बजे शिफ्ट के लिए पहुंचना होता है, ये करना होता है। तो उनको फिर एक
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ज्ञान दिया गया कि जो भी आप कर रहे हैं, मानो आप एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं या बेड सेट कर रहे हैं, तो उसमें इतना इतना कैलोरी बर्न होता है, या ये वाली मसल एक्सरसाइज होती है। तो उनको बताया गया कि जब आप अब ये सारे काम करेंगे जो आपके काम का हिस्सा है, तो ये सोच में रखना, ये याद रखना कि इसमें मेरी ये मसल एक्सरसाइज हुई, इसमें मेरा इतना कैलोरी बर्न हुआ। तो जब 1 महीने के बाद दोबारा से सर्वे लिया गया तो उन्होंने सबने कहा वी आर फीलिंग हेल्दियर, और कुछ के जो फिज़िकल पैरामीटर्स थे, बीपी आदि, उसमें भी चेंज है। तो आप विचार करो कि एक एटीट्यूड शिफ्ट कितना बड़ा शिफ्ट ला सकता है। क्योंकि हमें कोई अगर देखा जाए तो हमारा जो लाइफ का सिस्टम है, इसी के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज छुपी हुई है, लेकिन हम वो करते हुए रोते हैं, वो करते हुए कंप्लेंट करते हैं, और फिर जब हम है ना पैसे खर्च कर कर कहीं जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो खुश होते हैं। इसीलिए ये सारा जो है ना गड़बड़ हो रही है। तो अगर हमें देखा जाए तो हेल्थ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जो काम काज हम करते हैं अगर राइट एटीट्यूड से करें तो बहुत अच्छा हमें हेल्दी भी रखेगा। हम यहाँ पर उससे कहते हैं यज्ञ सेवा, है ना। माना हमें जान के दादी जी कहते थे, मुझे कर्म योग शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यज्ञ सेवा शब्द अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो परमात्मा का ये अनुष्ठान है, इसमें जब हम कोई भी काम करते, भले हम रहते यहाँ हैं तो एक तरह से घर भी है लेकिन घर का एटीट्यूड नहीं रखते। एटीट्यूड क्या है कि ये यज्ञ है ना, ये सेंटर है। तो फिर उस सेंटर की सेवा करते हैं, तो उस सेवा स्थान की सेवा करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इसमें हमारा पुण्य का खाता बन रहा है। तो जब पुण्य का खाता बन रहा है समझ के करते हैं तो हर चीज़ हमें हेल्दी भी रखती है। तो ये दूसरी चीज़ जो हेल्थ के लिए। फिर स्लीप है ना, जिसको बहुत आज भी इतनी मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि मनुष्य एक्सरसाइज के लिए या भोजन के अटेंशन के लिए भी बहुत आजकल सोचता है, लेकिन नींद के बारे में इतना नहीं सोचता। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल हेल्थ के लिए। और क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर कैसे होगी? जब हमारे थॉट्स कम चलेंगे, है ना। क्योंकि हम सारे दिन इतना सोचते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो वो सोच को ब्रेक नहीं लगते। फिर उसका हम सल्यूशन क्या निकालते हैं कि अपने को डिस्ट्रैक्ट करो, तो हम फ़ोन देखना शुरू करते हैं। फिर वो फ़ोन देखना शुरू होता है तो वो एक्स्ट्रा थॉट्स भी चलते हैं, और फिर जब सोते हैं तो सो तो रहे हैं, फिज़िकली तो लेटे हुए, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बोझ भी उतना ही है, थकान भी उतनी है, शरीर भी रिलैक्स नहीं हुआ है ना। और फिर सोचते हैं और सो जाएं, लेकिन और सोने से वो आराम नहीं मिलेगा। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करना है तो बीच बीच में टेक अ ब्रेक, है ना। कौन सा ब्रेक? मेंटल ब्रेक। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में है ना, किसी भी बात के बीच में है, जीवन में कोई भी उलझन चल रही है, परेशानी चल रही है, लेकिन बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, उससे अंदर चले जाए और अनुभव करें कि अंदर मैं आत्मा शांति में स्थित हूँ, है ना। जैसे एक एक्टर होता है ना, स्टेज पे आता है तो अपनी लाइंस बोलता है, कर्म करता है, उधर अंदर ग्रीन रूम में गया तो स्टेज की बातें भूल जाता है। तो अपने अंदर भी ग्रीन रूम है, उसमें चले जाए। तो इस बातों से डिस्कनेक्ट करके अंदर जो शांति की स्थिति में है उसमें बैठे। और जब ये बार बार करेंगे तो वो जो थॉट्स का मोमेंटम जो है
जो इंक्रीजिंगली एक्यूमुलेट होता रहता है, क्यूमुलेटिव है ना, एक थॉट पे दूसरी तीसरी, तो ऐसे करके वो फोर्स बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसे बीच बीच में ब्रेक लेंगे ना, तो जैसे ट्रैफिक के बीच में है ना, लाल बत्ती जल गई तो फिर आप वेट करते हो, तो फिर उस कारण से वो ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे मूव करता है। इस प्रकार से इसको भी हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये थॉट्स के ट्रैफिक को हम बीच बीच में कंट्रोल करें, हम एक मेंटल ब्रेक लें, शांति में स्थित हो, और उसके बाद जब हम कर्म में आते हैं तो वो विचारों में से जो नेसेसरी विचार है उनको आगे लाएं, और जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं, जो उन बातों के बारे में चल रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उनको पीछे छोड़ दें। तो इस प्रकार से जब आप सारे दिन में चलेंगे ना, तब जब सोने जाएंगे तो आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आप उन थॉट्स को रोक सके, क्योंकि जब उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है तो उनको रोकने की भी शक्ति नहीं होती। फिर उनको रेस्ट देकर फिर रेस्ट करने जाएंगे तो नींद पूरी होगी। तो इसीलिए ये 3 बातें भी आध्यात्मिक रीति से समझने से आप भोजन, रेस्ट और एक्सरसाइज, इसको भी अपने जीवन में हेल्थ के लिए एक डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आती है मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। अब आप देखो कि आज तो फिज़िकली हेल्दी व्यक्ति है ना, लेकिन कुछ काम का नहीं रहता जब मेंटली अनवेल हो जाता, क्योंकि उससे ना कोई काम होता, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होती। वो हर बात को ऐसा लगता उसको कि मैं फेस नहीं कर सकता, मैं पार नहीं कर सकता। तो ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत बड़ी चीज़ आज हो गई है। और अगर देखा जाए तो फिज़िकल हेल्थ के जितने हज़ार्ड्स हैं या जितनी डिजीज़ेस हैं, उतनी ही आज मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। अब इसमें हम एक बात हेल्थ के बारे में भी समझेंगे कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ हमें क्यों चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पर शरीर स्वस्थ क्यों होना चाहिए? तो शरीर एक साधन है, शरीर साध्य नहीं है। शरीर एक साधन है, रिसोर्स है। लेकिन उस शरीर से हमें करना क्या है? उस शरीर से हमें कर्म करने हैं। उस शरीर से हमें इस जीवन में कुछ करना है, इसीलिए शरीर इम्पोर्टेंट है। आजकल ऐसा भी होता है कि कई बार मनुष्य समझता है बस हेल्दी रहना ही गोल है, लेकिन हम आए किस लिए हैं, हमारा पर्पस क्या है? उस पर्पस के लिए शरीर ज़रूरी है। और अगर शरीर में कोई बीमारी भी है, पर अगर मेरा पर्पस ठीक है, अगर मैं उस पर्पस तक जा पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, तो मुझे हेल्दी ही समझा जाएगा। लेकिन अगर शरीर बिल्कुल ठीक है पर मेरी लाइफ विदाउट अ पर्पस है, तो हेल्थ से भी मैंने क्या कर लिया, है ना। तो फिर धरती का बोझ बन गए ना हम। तो कड़ा शब्द है पर राइट है ना, जिसका लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं। मनुष्य कहता है लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल, लेकिन लाइफ वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि हम एक ह्यूमन रिसोर्स है, और अगर हम रिसोर्सफुल ही नहीं है तो हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है ना। अगर हम पर्पसफुल ही नहीं है तो हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है? तो जब हम हेल्थ को एक साधन समझते हैं ना, तब हम उस एटीट्यूड से, मान लीजिए कोई हेल्थ में प्रॉब्लम भी है, फिजिकल हेल्थ में, लेकिन आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से अपने लाइफ को फ्रूटफुली जी सकते। लेकिन अगर आप हेल्थ को साध्य समझते हैं और आप समझते यही मेरा गोल ऑफ लाइफ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है आज
कि फिज़िकली आपको कोई डिजीज़ ना है ना। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। जो मैंने शुरू में ही समझाया कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अनेक जन्मों के कर्मों और वाइब्रेशंस का निर्माण है। तो वो जो इतने सारे हमने जन्म लिए हैं और उसके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, कई बार आप इस जन्म में सब कुछ राइट कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो किसी ना किसी शारीरिक बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई है, तो उसने अभी ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर उसको एक डिज़ीज़ डायग्नोज हो गई, ऑटो इम्यून डिज़ीज़। तो उस ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, लेकिन उसका एट द सेम टाइम उसका आईआईटी भी क्रैक हो गया, तो उसको एडमिशन भी मिल गया। तो उसके बाद उससे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उसको पूछा कि आप ठीक हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है मन में। तो मुझे कहते कि अब दीदी इतना तो मुझे अभी तक के जितने भी मैं संपर्क में रहा हूँ ज्ञान के, मुझे ये समझ में आ गया सब कुछ नहीं मिलता है तो मुझे ये मिला है, ये नहीं मिला है, और मैं दोनों के साथ ओके हूँ। और मैंने डॉक्टर्स के साथ बैठ के समझ लिया है कि इस शरीर को चलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे एवरीडे थोड़ा सा फिजियोथेरेपी है, थोड़ा योगा है, थोड़ा कुछ है ना, एक्सरसाइज आदि है, या जो मेडिसिन्स मुझे खानी है वो मैंने समझ ली है, और मैं वो बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप विचार करो कि उसको आप अनहेल्दी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसको शरीर में बीमारी ज़रूर है, पर वो तो एक लाइफ ऑफ पर्पस जीने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आज मैं उस भाई को कम से कम भी 3 वर्ष हो गए, मैं रेगुलरली टच में रहती हूँ, तो ही इज़ डूइंग रियली वेल। और मैंने उसके मुख से कभी वर्णन नहीं सुना मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको कुछ भी होता है वो डॉक्टर को पूछता है क्या करना है, करता रहता है, और उसको पता है मैं पेन फ्री नहीं हो सकता, तो उसने उतने पेन को सहने की ताकत रख ली। तो इसीलिए ये जो हेल्थ है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो एक छोटी सी छींक, एक छोटा सा जुकाम भी बहुत बड़ा आपके माइंड में बन जाता है और फिर वो शरीर को भी और बीमार करता है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो भले ही शरीर में कोई बात भी, और मेजॉरिटी आज कोई बताए या ना बताए, है ना, हर किसी को कोई ना कोई शरीर की व्याधि रहती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। अब जिसको होती है उसके लिए वही बड़ी होती है है ना, दूसरा कहेगा नहीं आपकी छोटी मेरी बड़ी बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको होती है उसके लिए वही बड़ी बीमारी होती है। तो इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ पर हमें बहुत ध्यान देना है, और मेंटल हेल्थ का जो प्रोसेस है या जो फाउंडेशन है वो क्या है, हमारे विचार, है ना, हमारे विचार, और विचारों को हमें चेक और चेंज करते रहना है ना। हम अंदर मेंटली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखो आज मनुष्य कहता है मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। शुरू कैसे होता है, सोच से। कोई इवेंट होता है, कोई बात होती है, सोच चलती है, और वो सोच चलते 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 वो सोच एक थॉट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो थॉट पैटर्न एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में, जो ब्रेन की मैपिंग है, उसको चेंज कर देता है। क्योंकि बार बार, जैसे आप देखो एक गार्डन में अगर आप पाइप से पानी देते हैं तो वो पाइप से पानी जैसे बहता है वहाँ धीरे धीरे ग्रूव क्रिएट हो जाता है। या पहाड़ों पर कोई रोज़ चल के जाए
तो एक जैसे रास्ता बन जाता है। ऐसे ही हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं वो हमारे ब्रेन की जैसे एक मैपिंग कर देते हैं और फिर उसी प्रकार से हमारी सोच चलती है। तो इसीलिए हम जब सोच क्रिएट करते हैं तो हमें ये चेक करना है क्या मेरी थॉट फियर बेस्ड है, एंगर बेस्ड है, कंप्लेंट बेस्ड है ना। तो मुझे नेगेटिव इमोशंस के आधार से थॉट तो नहीं चल रही, ये चेक करना है। और जैसे ही चेक करते हैं चेंज कर देना है ना। ये नहीं ये सोचो, इट इज़ वेरी इजी, टॉक टू योर माइंड। ये नहीं ये सोचो, मुझे ऐसा है भले, मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि जो है उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन उसके कारण या उसके बारे में सोचने से मैं बीमार ना हो जाऊं, ये मुझे ध्यान रखना है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है फिज़िकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा है, और उसको समझकर हमें, और मेंटल हेल्थ इन इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माइंड पर अटेंशन देना। इसमें एक और चीज़ जो मुझे बहुत आती है वो है, आप अपनी बॉडी को भी कहाँ देखते हैं? माइंड में देखते हैं, है ना। यू कैरी योर फिजिकल इमेज इन योर मेंटल स्पेस, राइट। आपकी एक सेल्फ इमेज है ना, आप अपने शरीर को कैसा देखते हैं। तो आप इसमें हम कहते हैं परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। तो जो दृष्टि से सृष्टि, जैसा आप अपनी फिजिकल इमेज को अंदर क्रिएट करते हैं वैसी वो यहाँ बनती भी जाती है ना। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं, तो शरीर का रूप, रंग, है ना, कद काठी, है ना, सारी चीज़ें, उनके कारण भी हम अंदर एक इमेज क्रिएट करते हैं, मेरा शरीर अच्छा नहीं है। अब अगर आप अपने इस शरीर को ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं तो वो हेल्दी कैसे होगा? सारे दिन मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं डिजीज़ की भी बात नहीं कर रही, इवन फिजिकली भी, है ना। हम अपने शरीर को क्या सोचते हैं, ये शरीर ठीक नहीं है। मुझे याद है एक भाई आए थे तो मुझे कहते मेरा चेहरा टेढ़ा है, तो मैंने कहा नहीं ठीक, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तो कहते नहीं नहीं आपको पता नहीं चल रहा है, ये टेढ़ा है। तो मैंने कहा भाई अगर टेढ़ा है भी ना तो सोचो सीधा है। एक तो है नहीं, उसको फिर आप अंदर लेकर इतना घूम रहे हो ये टेढ़ा है। अगर टेढ़ा भी है ना तो सीधा सोचोगे तो सामने वाले को सीधा दिखाई देगा। तो ये जो अपने अंदर जो एक शरीर की इमेज लेते हैं उस पर भी अटेंशन देना है। परमात्मा हमें कहते हैं मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा मंदिर है ना। तो मंदिर के प्रति जैसे हमारी भावना होती है ना कि एक शुद्ध पवित्र स्थान है, ये मंदिर एक सेक्रेड प्लेस है, ऐसी हमारे शरीर के प्रति भावना होनी चाहिए। और मान लो शरीर में कोई बीमारी भी है तो भी जब हम अपनी मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं ना शरीर की, तो उसे डिजीज़ फ्री ही क्रिएट करें। तो वो जो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें करेक्शन होता जाता है, क्योंकि ये थॉट्स आपके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी बॉडी को भी विजुअलाइज कर रहे हैं सारे टाइम, विजुअलाइज माना ऐसे नहीं 10 मिनट बैठ के विजुअलाइज किया, पर सारे दिन तो आप बुद्धि में अपने शरीर को ढोते हैं ना, तो उस इमेज को आप इतना अच्छा स्वस्थ सुंदर रखो, है ना। मैं देवी हूँ, देवता हूँ, पवित्र देवी देवता हूँ। तो जब ऐसी इमेज अंदर रखेंगे तो वो शरीर को भी उसका असर आता जाएगा ना। फिर सोशल हेल्थ, हम लोगों के साथ बाहर इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो हमारे संबंध हैं वो सारे निर्माण कहाँ होते हैं? यहाँ। तो जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं,
फिर वही सोच शब्द के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में कन्वे होती है। लेकिन सबसे पहले वो जो हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वो हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर रही है, हमारे मन को अफेक्ट कर रही है। तो हमारे संबंध बाहर बिगड़े हुए वो तो अलग चीज़ है पर हमारे संबंध जो बाहर बिगड़े हुए हैं उनके बारे में जब हम अंदर सोचते हैं तो हमारी पूरी जीवन पर उसका असर आता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए बाहर भले ही संबंध बिगड़े हो, अंदर अच्छा सोचो। आपका कुछ चला जाता है क्या किसी के बारे में अच्छा सोचने में? ऐसा लगता है? शुभ भावना, शुभकामना रखने में क्या खर्चा आता है? कुछ नहीं, है ना? तो भले ही कोई कैसा भी है, वो जैसा भी है वो उसको मुबारक, मैं अपने अंदर को क्यों मैला करूं उसके लिए? तो इन तीन चीज़ों को हमें हेल्थ के बारे में समझना है। फिर थोड़ा सा वेल्थ को भी लेंगे। अब वेल्थ जो है, वेल्थ भी एक एनर्जी है। हम सोचते हैं वेल्थ माना सिर्फ पैसा, लेकिन वेल्थ भी एक वाइब्रेशन है। इसीलिए लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को चैतन्य दिखाया। अब लक्ष्मी तो धन है ना, तो धन चैतन्य कैसे है तो वेल्थ इज अ वाइब्रेशन। तो उस वाइब्रेशन, वो जो वेल्थ है, उसका कनेक्शन किन बातों से है? आप किस एटीट्यूड से कमाते हैं, उस कमाई को किन चीज़ों पर खर्च करते हैं, और जिन चीज़ों पर आप खर्च करते हैं उसका यूज़ कैसा होता है आगे, वो सब कुछ आपकी जो वेल्थ की एनर्जी है उसको डिटरमिन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज बहुत पैसा है, कल एकदम से टेबल्स टर्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा कमाया राइट नहीं जा रहा है और उसको खर्च भी राइट जगह पे नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो आगे उस वेल्थ को बढ़ाती नहीं है ना। इसीलिए वेल्थ को अगर हम इस सूक्ष्म नियम को समझ जाएंगे ना, तो आज धन है, कल बहुत होगा, लेकिन कब होगा? जब उस धन को धन नहीं, एक वाइब्रेशनल एनर्जी की तरह समझेंगे। जब हम धन कमा रहे हैं और उस धन को कमाने में हम किसी को दुख दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, है ना, कर्म बना रहे हैं ऐसा, है ना, किसी लाचार को, किसी जो व्यक्ति जो कुछ कर नहीं सकता उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस धन कमाने में, तो वो जो सारा जो धन कमाया उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन पाप की, और वो पाप का धन आगे निर्धनता लाएगा या आगे दुख अशांति लाएगा। तो इसलिए पहले हम कैसे कमा रहे हैं धन, क्या कर्म करके कमा रहे हैं, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है। फिर दूसरा, हम उस धन का प्रयोग किस में कर रहे हैं। कई बार इतना स्वार्थ होता है कि धन को जैसे वेस्ट कर देते हैं, है ना, मेरा है मैं वेस्ट कर दूं। लेकिन नहीं, धन तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको सिर्फ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ स्पेंड करना और सेवा में भी लगाना, विश्व कल्याण के कार्य में उसे लगाना, तब जाकर वो धन जो है वो सफल होता है, वो धन की बरकत होती। और फिर तीसरा है, मानो हम किसी को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। कई समझते हैं हमारे पैसे आदि पर तो बच्चों का ही हक है। हाँ है, लेकिन बच्चों पर आपके संस्कारों का हक नहीं है क्या? खाली धन का हक है। बच्चों का धन पर हक है, संस्कारों पर हक नहीं है।
बच्चों को अच्छे कर्म नहीं सिखलाते, बच्चों को सिर्फ धन प्रॉपर्टी के रूप में दे जाते। तो बच्चों को धन दो, लेकिन बच्चों को पहले ये भी तो सिखाओ उस धन का करना क्या होता है। और अगर वो नहीं सीखा है तो वो जो उसका दुरुपयोग करता है उसका पाप भी खुद को चढ़ता है। किसी को भी जब देते हैं और वो उसका दुरुपयोग करता है, उससे व्यसन खरीदता है ना, गंदी चीज़ें करता है, गंदी चीज़ों में खर्च होता है, तो फिर उसका भी पाप का खाता खुद पर चढ़ता है। फिर हम धीरे धीरे सोचते हैं कल तो ऐसा था, आज ऐसा क्यों हो गया। तो आज ऐसा क्यों हो गया वो सोचना है, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी व्हेन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी और द वाइब्रेशन ऑफ मनी। नहीं तो आज जो धन है वो कल या तो खत्म हो जाता है या वही धन दुख का कारण बन जाता है ना। उसी धन के कारण इतने झगड़े होंगे, प्रॉपर्टी इश्यूज होंगे कि सारी सुख शांति खो जाएगी। ठीक है। और हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओम शांति।